वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, इस वक्त हम भारत का प्राचीन इतिहास आर एस शर्मा द्वारा लिखित जो बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले मैं 2 चैप्टर और भी पब्लिश कर चुकी हूँ और चैप्टर 3 का पार्ट 1 भी पब्लिश कर चुकी हूँ। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में अपलोड किया है। आपने अगर वो तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, यद्यपि प्राचीन भारतीय ईसा पूर्व 2500 के आसपास लिखने के कौशल परिचित थे, हमारी सबसे प्राचीन पांडुलिपियां 4वीं शताब्दी से अधिक पुरानी नहीं हैं और वे मध्य एशिया में पाई जाती हैं। भारत में वे भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखे गए थे, लेकिन मध्य एशिया में जहां भारत की प्राकृत भाषा पहुंच चुकी थी, पांडुलिपियां भेड़ के चमड़े और लकड़ियों के पाटों पर भी लिखी गई थीं। इन लेखों को अभिलेख कहा जाता है, लेकिन वे पांडुलिपियों के समान हैं। जब प्रिंटिंग का ज्ञान नहीं था तो पांडुलिपियां बहुत मूल्यवान थीं। हालांकि पुरानी संस्कृति की पांडुलिपियां भारत भर में मिलती हैं। ये ज़्यादातर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से संबंधित हैं। वर्तमान में सभी अभिलेख संग्रहालयों में संरक्षित हैं और पांडुलिपियां पुस्तकालयों में रखी गई हैं। इसके साथ ही आप लोगों को ये बता दूं कि पांडुलिपियां ये जो होती हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में ये पांडुलिपियों के बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए आप जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको नोट भी करते रहिएगा। ज़्यादातर प्राचीन पुस्तकों में धार्मिक विषय शामिल है। हिंदू धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण और महाभारत पुराण जैसे ग्रंथ शामिल हैं। वे प्राचीन काल की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं, लेकिन समय और स्थान के संदर्भ में उनका उपयोग करना मुश्किल है। ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से 1000 का कहा जा सकता है। हालांकि अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, अरण्यकों और उपनिषद जैसे ग्रंथों का काल मोटे तौर पर ईसा पूर्व 1000 से 500 का माना जाता है। लगभग हर वैदिक पाठ के प्रक्षेपण होते हैं जो आमतौर पर शुरुआत में या फिर अंत में दिखाई देते हैं। मध्य में ऐसा शायद ही कभी होता है हो। ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्रार्थनाएं होती हैं। देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सामवेद में क्या है, तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। जबकि बाद के वैदिक ग्रंथों में प्रार्थनाओं के साथ साथ अनुष्ठान, जादू और पौराणिक कहानियां भी मिलती हैं, शामिल हुई। हालांकि उपनिषदों में तो दार्शनिक चिंतन भी है। वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए वेदांग या वेदों के अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है। ये वेदांग हैं: ध्वनि शास्त्र, शिक्षा, अनुष्ठान, कल्प, व्याकरण, व्युत्पत्ति को हम निरुक्त भी कहते हैं, छंद और खगोल शास्त्र यानी कि ज्योतिष। साथ ही इन सभी विषयों के इर्द गिर्द ढेर सारे साहित्य रचे गए थे। वे सब गद्य में उपदेशों के रूप में लिखे गए थे। किसी प्रतिबोध या प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को संक्षिप्तता के कारण सूत्र कहा जाता था। इस लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ईसा पूर्व 450 के आसपास पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण है। व्याकरण के नियमों का वर्णन करते हुए पाणिनि ने समाज, अर्थव्यवस्था और उस समय की संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। आगे महाभारत काव्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। वे ये ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप इन सभी को ज़रूर एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। माना जाता है कि सन 400 के आसपास तक अंततः दोनों महाकाव्य और प्रमुख पुराण संकलित हो गए। महाकाव्यों में व्यास रचित महाभारत ज़्यादा पुरानी है और इसमें लगभग ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से ईसा की 4वीं शताब्दी तक के मामलों की स्थिति का वर्णन प्रतीत होती है। मूल रूप से इसे जय काव्य अथवा विजय की गाथा कहा गया था। इसमें 8800 श्लोक शामिल थे। बाद में श्लोकों की संख्या को बढ़कर 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। इसको भारत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें भारत की सबसे पुरानी वैदिक जनजातियों में से एक वंश भरत वंश की कहानियां शामिल की गई थी। अंतिम संकलन में श्लोकों की संख्या को बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई और यह ग्रंथ महाभारत या सहस्त्री संहिता नाम से ख्यात हुआ।
इसमें कथात्मक, वर्णनात्मक और उपदेशात्मक सामग्री शामिल है। कौरव पांडव संघर्ष से संबंधित मुख्य कथा बाद में वैदिक काल से संबंधित हो सकती है। वर्णनात्मक वाला हिस्सा उत्तर वैदिक काल का हो सकता है और उपदेशपूर्ण अंशों का संबंध सामान्यतः उत्तर मौर्य और गुप्त काल से है। इसी प्रकार वाल्मीकि रचित रामायण में मूल रूप से 6000 श्लोक शामिल थे, जिन्हें 12000 तक बढ़ाया गया था और अंततः यह संख्या बढ़कर 24000 तक आ गई थी। हालांकि यह महाभारत महाकाव्य की तुलना में अधिक सारगर्भित है, इसके बावजूद इसके उपदेशात्मक भाग हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। रामायण की रचना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद यह 5 चरणों से होकर गुजरा और 5वें चरण तक यह 12वीं शताब्दी का काल हो चला। कुल मिलाकर इस ग्रंथ की रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक क्रियाकलापों के साहित्य का विपुल संग्रह हमें उपलब्ध है। राजकुमारों एवं तीनों वर्णों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा निर्मित भव्य सार्वजनिक अवदान व स्रोत सूत्रों के आधार पर किए गए कई भव्य शाही राज्याभिषेक समारोह संपन्न होते थे। इसी प्रकार गृह सूत्र के अनुसार जन्म, नामकरण, उपनयन संस्कार, विवाह, अंत्येष्टि आदि संपन्न किए जाते थे। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों का संबंध ईसा पूर्व 600 से 300 तक का है। यहाँ शुल्ब सूत्रों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें बलि देने के स्थान के निर्धारण पर निर्माण के भिन्न भिन्न माप के बारे में बताया गया है। वे ज्यामिति और गणित के अध्ययन की शुरुआत को दर्शाते हैं। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो मगध या दक्षिण बिहार में बोली जाती थी और मुख्यतः प्राकृत भाषा का ही एक रूप थी। अंततः इनका संकलन ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में श्रीलंका में हुआ, लेकिन इसके धर्म विधान से संबंधित हिस्सों में बुद्ध के समय में जो भारतीय शासन की स्थिति थी उसे रेखांकित किया गया है। ये हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं, बल्कि उनके समकालीन कुछ शाही लोगों के बारे में भी बताते हैं, जो मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर शासन करते थे। धर्म विधान से इतर मामलों से संबद्ध साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। माना जाता था कि गौतम के रूप में पैदा होने से पहले बुद्ध ने 550 से अधिक बार जन्म लिया था। इनमें से उन्हें कई बार पशुओं के रूप में भी जन्म लिया था। प्रत्येक जन्म की कहानी को जातक कहा जाता है, जो कि लोक कथाओं के रूप में है। ये जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं से ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बीच की अवधि के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विशिष्ट प्रकाश डालती हैं। ये बौद्ध काल की राजनीतिक घटनाओं के लिए प्रासंगिक संदर्भ भी प्रदान करती हैं। जैन ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए थे और अंततः गुजरात में इन्हें 6ठी शताब्दी में वल्लभी में संकलित किया गया था। उनमें ऐसे कई अंश हैं जो महावीर कालीन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास को पुनर्गठित करने में हमारी मदद करते हैं। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का संदर्भ बार बार आता है। हमारे पास धर्मनिरपेक्ष साहित्य का बड़ा भंडार है। इस कोटि में सामाजिक विधान के ग्रंथ आते हैं, जिन्हें धर्मसूत्र और स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। टीकाओं के साथ इसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मसूत्रों का संकलन ईसा पूर्व 500 से 200 में किया गया और प्रमुख स्मृतियों को ईसा की शुरुआती 6 शताब्दियों में संहिताबद्ध किया गया। उनमें भिन्न भिन्न वर्णों के कर्तव्यों के साथ साथ राजाओं और उनके अधिकारियों के कर्तव्यों का भी निर्धारण किया जाता था। उनमें विवाह के विधानों के साथ साथ संपत्ति रखने, बेचने और पुश्तैनी बनाने के कानून कायदे भी निर्धारित थे। उनमें चोरी, हमले, हत्या और व्यभिचार जैसे अपराधों के लिए दंड भी निर्धारित किए गए थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण कानून की पुस्तक है। इसे कुल 15 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से खंड 2 और 3 अपेक्षाकृत अधिक पुराने माने जा सकते हैं और ये कई लोगों द्वारा लिखे गए प्रतीत होते हैं। इस ग्रंथ को अंतिम रूप तो ईस्वी सन के शुरुआत में दिया गया, लेकिन इसके प्रारंभिक अंशों में मौर्य काल के समाज और अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। यह पुस्तक प्राचीन भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करती है। गैर धार्मिक ग्रंथों में इतिहास की संरचना निर्मित करने हेतु व्याकरण के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसकी शुरुआत पाणिनि के अष्टाध्यायी से हुई। पाणिनि इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे। उनका उल्लेख पाली ग्रंथों में नहीं है, जो मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं।
पाणिनि के समय के भारत के बारे में लिखने वाले V.S. अग्रवाल पाणिनि का काल लगभग ईसा पूर्व 450 बताते हैं। उनके अनुसार मौर्य पूर्व जनपद या प्रादेशिक राज्यों के बारे में पाणिनि से अधिक जानकारी किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलती। ईसा पूर्व 150 में पतंजलि द्वारा पाणिनि पर की गई टीका से उत्तर मौर्य काल की बहुमूल्य जानकारी मिलती है। हमारे पास भास, शूद्रक, कालिदास और बाणभट्ट के ग्रंथ भी हैं। साहित्यिक महत्व के अलावा उन ग्रंथों में रचनाकारों ने उस दौर की स्थितियों का भी वर्णन किया है जिस दौर का वे लेखन कर रहे थे। कालिदास ने काव्य और नाटक की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। महान सृजनात्मक ग्रंथों के अलावा उनके लेखन में हमें गुप्त काल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक भी मिलती है। संस्कृत स्रोतों के अतिरिक्त हमारे पास संगम साहित्य कोश में सबसे पहले तमिल ग्रंथ हैं। यह साहित्य उस दौर के प्रमुखों और राजाओं द्वारा संरक्षित कॉलेजों में एकत्रित हुए कवियों द्वारा 3-4 शताब्दियों में तैयार किया गया था। इस तरह के कॉलेजों को संगम कहा जाता था और इन विद्वत सभाओं में निर्मित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। इस पूरे संकलन के संग्रह को ईस्वी सन के शुरुआती 4 सदियों में तैयार माना जाता है। हालांकि वास्तविक रूप से ये 6ठी शताब्दी तक ही पूरी तरह तैयार हो पाए। संगम साहित्य में एक कोई शीर्षक से 8 संकलनों में लगभग 30,000 पंक्तियों की कविताएं शामिल हैं। कविताओं को 100 के समूह में इकट्ठा किया गया है, जैसे पुराण, नुरु, बाहर की 400। इनमें 2 मुख्य समूह हैं, पतिनेकिल कन्नक्कु 18 निचले संग्रह और पट्टुट्टु 10 गाने। इनमें पहले वाला स्वभावतः दूसरे से अधिक प्राचीन माना जाता है, अतः इसकी ऐतिहासिक महत्ता भी अधिक है। संगम ग्रंथों में कई परतें हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें शैली और सामग्री के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता, जैसा कि बाद में दर्शाया गया कि उन्हें सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर ही समझा जा सकता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से काफ़ी भिन्न होते हैं, विशेष रूप से ऋग्वेद से। उन्हें धार्मिक साहित्य नहीं माना जाता। उनके विभिन्न नायक नायिकाओं की प्रशंसा में कई कवियों द्वारा लिखी गई छोटी बड़ी कविताएं होती थीं, जो स्वभावतः धर्मनिरपेक्ष होती थीं। वे बहुत प्राचीन गीत नहीं थे, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले साहित्य जरूर थे। कई कविताओं में योद्धा या प्रमुख या राजा के नाम का उल्लेख है और उसके सैन्य कारनामों के बारे में विस्तार से वर्णन है। इनमें कवियों और योद्धाओं को दिए गए उपहारों की प्रशंसा की गई है। ये कविताएं दरबारों में पढ़ी भी गई होंगी। इनकी तुलना होमरिक युग की कविताओं से की गई है, क्योंकि इन दोनों में योद्धाओं और युद्ध के युग का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इन ग्रंथों का उपयोग उतना सहायक सिद्ध नहीं होता है। शायद कविता में उल्लिखित नाम, शीर्षक, राजवंश, प्रदेश, युद्ध और इस तरह के अन्य हिस्से आंशिक रूप से वास्तविक हों। संगम ग्रंथों में पहली और दूसरी शताब्दियों के लेखन में दानदाताओं के रूप में वर्णित कुछ चेरा राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। संगम ग्रंथों में कावेरी पत्तनम सहित कई बस्तियों का उल्लेख है। कावेरी पत्तनम का समृद्ध अस्तित्व अब पुरातात्विक रूप से भी स्थापित हो चुका है। इन ग्रंथों में इसका भी उल्लेख है कि यवन स्वयं अपने जहाज से आते थे, सोना देकर काली मिर्च खरीदते थे और स्थानीय लोगों के लिए शराब और दासियों की आपूर्ति करते थे। इस प्रकार की पुष्टि न लैटिन और यूनानी लेखन से होती है, बल्कि पुरातात्विक अभिलेखों से भी होती है। संगम साहित्य ईस्वी सन के प्रारंभिक सदियों में तमिलनाडु के समुद्र के किनारे के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में इसके उल्लेख की पुष्टि विदेशी संदर्भ एवं पुरातात्विक खोजों से भी हो चुकी है। अब हम देखेंगे विदेशी संदर्भ। ये तो हमारे देश के थे, अब विदेशी संदर्भ क्या है। विदेशी संदर्भों के साक्ष्य से भी स्वदेशी साहित्य की पुष्टि की जा सकती है। भारत आए ग्रीक, रोमन और चीनी यात्री अथवा धर्मांतरित आगंतुकों ने जो जैसा देखा उसका वैसा ही लिखित वर्णन यहाँ छोड़ गए। गौरतलब है कि भारतीय स्रोतों में अलेक्जेंडर के आक्रमण का कोई उल्लेख नहीं है। उसके भारतीय शोषण के इतिहास का पुनर्गठन हमें पूरी तरह यूनानी स्रोतों के आधार पर ही करना होगा। ग्रीक लेखकों ने संद्रकुत्तस का उल्लेख किया है, जो ईसा पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण करने वाले अलेक्जेंडर के समकालीन थे। राजकुमार संद्रकुत्तस का समय ईसा पूर्व 322 में निर्धारित हुआ। उनकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की जाती है। प्राचीन भारत के कालक्रम निर्धारण में ये पहचान मुख्य आधार का काम करती है।
चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में आई मेगास्थनीज के इंडिका को केवल परवर्ती काल के पुराने लेखकों द्वारा टुकड़ों में उद्धृत अंश के आधार पर ही संरक्षित किया गया है। इन अंशों का एक साथ पाठ करने पर न केवल मौर्य प्रशासन की प्रणाली के बारे में बल्कि मौर्य काल के सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जिस तरह से प्राचीन इतिहास में बहुत से लेखन अतिरंजना से भरे हैं, उसी तरह इंडिका भी भ्रामकता और अतिरंजना से मुक्त नहीं है। पहली और दूसरी शताब्दियों के ग्रीक और रोमन इतिहास में कई भारतीय बंदरगाहों और भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार की वस्तुओं का उल्लेख है। ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द रिथ्रिसन सी और टोलेमी जाग ज्योग्राफी से प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन हेतु मूल्यवान व महत्वपूर्ण आंकड़े मिलते हैं। इनमें पहली कृति थी प्रतिलिपि का समय सन 80 से 115 माना जाता है, जबकि दूसरी का समय सन 150 निर्धारित हुआ है। अज्ञात लेखक द्वारा लिखित कृति पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में लाल समुद्र, फारस की खाड़ी और भारतीय महासागर में रोमन व्यापार का वर्णन मिलता है। लैटिन में लिखित प्लाइनी की कृति नेचुरलिस हिस्टोरिया पहली सदी से संबद्ध है और इसमें भारत इटली के बीच व्यापार का वर्णन है। भारत पर लिखने वाले अंतिम ग्रीक रोमन विद्वान को कोस्मोस इंडिकोप्लेट्स कहा जाता था। वे मिस्र के हेलेनिस्टिक संस्कृति के केंद्र अलेक्जेंड्रिया के थे। उनके द्वारा लगभग 550 में लिखित क्रिश्चियन टोपोग्राफी में भारत और श्रीलंका में ईसाइयों के बारे में विवरण है तथा उसमें घोड़ों के व्यापार का भी उल्लेख है। चीनी यात्रियों में फाहियान और वेनसांग का उल्लेख किया जा सकता है। वे दोनों बौद्ध थे। वे बौद्ध धर्मस्थलों का दौरा करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए इस देश में आए थे। फाहियान 5वीं शताब्दी की शुरुआत में और वेनसांग 7वीं सदी के लगभग मध्य में आए थे। फाहियान ने गुप्त काल में भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है और वेनसांग ने हर्ष काल के भारत की स्थिति का वर्णन किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फाहियान और वेनसांग के बारे में कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे ये फाहियान और वेनसांग के बारे में कुछ प्रश्न आते हैं कि जैसे ये किसके काल में आए थे और कहाँ से आए थे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला हम देखते हैं ग्राम चित्र यानी गांव के विषय में। उत्सवों, त्योहारों और पूजाओं के दौरान हुए सामुदायिक क्रियाकलाप के अवशेष प्राचीन समय के काबिलाई समाज के समानतावादी चरित्र को दर्शाते हैं। कबीले और जाति के प्रति वफादारी अभी तक बरकरार है। अनुष्ठानों के प्रचलन से हमें प्राचीन सामुदायिक जीवन, परिवार एवं विवाह संस्था की जानकारी मिलती है। उच्च जाति के लोग गाय को नहीं दूते, हल भी नहीं चलाते। शारीरिक श्रम के प्रति उनकी अवमानना अस्पृश्यता को बढ़ावा देती है। असमानता की यह धारणा केवल जातियों तक ही सीमित नहीं है, वह स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध को भी रेखांकित करती है। सन 1930 तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में सती प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार सार्वभौमिक मताधिकार के बावजूद समाज में व्याप्त भेदभाव प्राचीन भारतीय समाज की प्रकृति को रेखांकित करता है। ग्रामीण रीति रिवाजों और जाति के पूर्वाग्रहों द्वारा हमारे प्राचीन राजनीति और समाज पर शासन करने वाले कई धर्मशास्त्रीय नियमों को स्पष्ट किया गया है। प्राचीन भारत के इतिहास निर्मिति के लिए सामाजिक विज्ञान के खोजों का उपयोग करीब 3 साल पहले शुरू हुआ। हाल में प्राकृतिक विज्ञानों का उपयोग भी शुरू हुआ है। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए रसायन शास्त्र, भूविज्ञान और जीव विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य प्रासंगिक हो गए हैं। इतिहास बोध के बारे में हम देखेंगे। प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध के अभाव का आरोप लगाया जाता रहा है। स्पष्ट है कि प्राचीन समय में उन्होंने न तो आज की तरह इतिहास लिखा, न ही यूनानियों की तरह का इतिहास लिखा, किंतु पुराणों में हमारे पास एक तरह का इतिहास है जिसकी संख्या 18 है। 18 एक परंपरागत शब्द था। हालांकि विश्वकोशीय सामग्री के रूप में पुराणों से गुप्त काल के शुरुआती शासन एवं वंशवादी इतिहास की जानकारी तो मिलती है। उनमें घटना स्थलों और कभी कभी घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों का भी उल्लेख मिलता है। इन घटनाओं का जिक्र भविष्य काल में है। हालांकि वे घटनाएं बहुत पहले घट चुकी थीं। पुराणों के लेखक वैचारिक परिवर्तन से अनभिज्ञ नहीं थे। यही इतिहास का सार है। पुराण 4 युगों की बात कर रहे हैं जिन्हें कृत, त्रेता, द्वापर और कली कहते हैं। प्रत्येक काल पिछले काल की तुलना में
बदतर माना गया है और हमेशा युग परिवर्तन के बाद नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के अवमूल्यन को देखा गया है। इतिहास के महत्वपूर्ण समय और स्थान को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। कहा जाता है कि स्थान एवं काल के बदलते क्रम में धर्म अधर्म में और अधर्म धर्म में बदला जाता है। प्राचीन भारत में कई युगों की शुरुआत हुई जिनके अनुसार घटनाओं को दर्ज किया गया। ईसा पूर्व 57-58 में विक्रम संवत शुरू हुआ, सन 78 में शक संवत और 319 में गुप्त काल शुरू हुआ। इन अभिलेखों व रचनाओं में घटनाओं का उल्लेख समय और स्थान के संदर्भ में होता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के अशोक के शिलालेखों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक ने 37 साल तक शासन किया। उनके शिलालेखों में 8वें से 27वें शासकीय वर्ष तक हुई घटनाओं को दर्ज किया गया है। अभी तक केवल 9 शासकीय वर्षों से संबंधित घटनाओं को ही खोजा जा सका है। भविष्य की खोज उसके शासन काल के बाकी बचे हुए वर्षों से संबंधित घटनाओं पर प्रकाश डाल सकेगी। इसी तरह कलिंग के खारवेल के जीवन काल में घटित बड़ी संख्या की घटनाएं हाथी गुफा शिलालेख में वर्षवार दर्ज की गई हैं। भारतीय लेखकों के जीवनी परक लेखनों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ रहते हैं। 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस अर्ध जीवनी परक रचना की शानदार शैली बाद के जीवनी लेखकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इसमें हर्षवर्धन के शुरुआती काल का वर्णन है, अतिशयोक्ति में ही सही, किंतु इसमें हर्ष के समय के दरबारी जीवन तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का उत्कृष्ट उदाहरण मौजूद है। बाद में कई अन्य चरित्र और जीवनियाँ लिखी गईं। संध्याकार नंदी रचित रामचरित 12वीं शताब्दी में कैवर्त किसानों और के राजकुमार रामपाल के बीच हुई संघर्ष की कहानी का वर्णन किया है। इसमें रामपाल की जीत हुई बिल्हड़ के विक्रमांक देवचरित में उनके संरक्षक कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य छठे की उपलब्धियों का बखान है। यहाँ तक कि 12वीं-13वीं शताब्दियों में गुजरात के कुछ व्यापारियों की जीवनी भी लिखी गई है। दक्षिण भारत में भी इसी तरह के ऐतिहासिक कृतियों की रचना हुई होंगी, किंतु अभी तक उधर से ऐसी ही एक ही रचना प्राप्त हो सकी है। उसे मुंशी का वंश कहते हैं, जो 11वीं शताब्दी में अतुल द्वारा लिखा गया। इसमें उत्तरी केरल पर शासन करने वाले मुंशी का वंश का विवरण है। हालांकि प्राचीनतम ऐतिहासिक लेखन का सबसे बेहतरीन उदाहरण 12वीं शताब्दी में कल्हड़ रचित राज तरंगिणी या द स्ट्रीम ऑफ किंग्स है। यह कश्मीर के राजाओं की आत्मकथाओं की एक श्रृंखला है। जैसा कि आज इतिहास की समझ है, उस लिहाज से इसे ऐतिहासिक लेखन के विशेषताओं से संपन्न कृति माना जा सकता है। अब हम देख रहे हैं इस भाग के यानी कि इस चैप्टर के आखिरी भाग को, जो है इतिहास का निर्माण। अब तक कई स्थलों प्रागैतिहासिक, प्रोटो ऐतिहासिक और ऐतिहासिक उत्खनन किए गए हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में कोई प्रमाण नहीं मिलते। प्रागैतिहासिक और प्रोटो ऐतिहासिक पुरातत्व के परिणामों को ध्यान में रखे बिना भारत में सामाजिक विकास के चरणों को ठीक से समझा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक पुरातत्व की बात नहीं की जा सकती, यद्यपि प्राचीन ऐतिहासिक काल से संबंधित लगभग 200 जगहों पर खुदाई की गई। फिर भी सर्वेक्षण अध्ययनों में प्राचीन काल की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उनकी प्रासंगिकता पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है। प्राचीन भारत के ग्रामीण और शहरी पहलुओं के संदर्भ में ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए, यद्यपि अब तक बड़े पैमाने पर बौद्ध और कुछ ब्राह्मणिक स्थलों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में हमें धार्मिक इतिहास को देना चाहिए। प्राचीन इतिहास का निर्माण अब तक मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों, विदेशी एवं स्वदेशी संदर्भों के आधार पर किया गया है। सिक्के और शिलालेख कुछ भूमिका निभाते हैं, लेकिन विवरणात्मक पाठ का अधिक महत्व होता है। अब तो नए तरीके से भी अपनाए जाने चाहिए। ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ता रहता है। पाठ्य ग्रंथों की तिथियों एवं वस्तुनिष्ठता के बारे में हमें अधिक गंभीरता से बात करनी चाहिए। पुरातात्विक साक्ष्य के संदर्भ में ग्रंथों की जांच करते हुए ऐसा किया जा सकता है। शुरू में पुरातत्वविद लिखित ग्रंथों से प्रेरित रहते थे, इसलिए वैदिक और बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित कई जगहों की खुदाई भी करवाई। खुदाई की परिणतियां हमेशा ग्रंथों के संदर्भ की पुष्टि नहीं करती थीं। बावजूद इसके यह बेहद समृद्ध ऐतिहासिक जानकारी थी। हालांकि कई क्षेत्रों के उत्खननों की पूरी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, किंतु पुरातात्विक निष्कर्षों के संदर्भ में ग्रंथों की जांच करना उचित होगा। ऋग्वेद के समय के अध्ययन हेतु हमें गांधार के कब्रों की संस्कृति
गांधार ग्रेव कल्चर का जायजा लेना होगा, जिसमें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में घोड़े का इस्तेमाल और मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। हमें एक और पेंटेड ग्रेवेयर और दूसरे प्रकार के पुरातात्विक खोजों और दूसरे अन्य वैदिक युग के बीच एक सह संबंध स्थापित करना होगा। इसी प्रकार प्रारंभिक पाली ग्रंथों को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पुरातत्व से संबंधित होनी चाहिए, जो प्रायद्वीपीय भारत में शिलालेखों और शुरुआत के महापाषाण पुरातत्व से जुड़े हुए हैं। पुराणों से प्राप्त लंबे वंश वृक्ष की तुलना में पुरातत्व के साक्ष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अयोध्या के राम का काल लगभग ईसा पूर्व 2000 तय करने हेतु पौराणिक परंपरा का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अयोध्या में खुदाई एवं व्यापक अन्वेषण की इस अवधि के आसपास की पुराणों में जो इंसानी बसावट है उसकी किसी भी बात से पुष्टि नहीं होती है। इसी तरह कृष्ण यद्यपि महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ईसा पूर्व 200 से सन 300 के बीच मथुरा से प्राप्त प्राचीनतम शिलालेख और मूर्तिकला के अवशेषों में ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह की कठिनाइयों को देखते हुए रामायण और महाभारत पर आधारित महाकाव्य युग के विचारों को त्याग दिया जाना चाहिए। हालांकि अतीत में इसने प्राचीन भारत के अधिकांश सर्वेक्षण संस्करणों में एक अध्याय का निर्माण किया था। रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के कई चरणों का बेशक पता लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाकाव्यों का रिश्ता सामाजिक विकास के किसी एक समय से नहीं होता। हम यह जानते हैं कि वे कई संस्करणों की यात्रा कर वहां पहुंचते हैं। इसके अलावा साहित्यिक परंपराओं और पुरालेख सामग्री के आधार पर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का समय आमतौर पर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बताया जाता है, लेकिन जिन शहरों में ये गए वे पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 400 से अधिक पुराने नहीं हैं और इसीलिए इन महान व्यक्तियों की परंपरा आधारित तिथियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ग्रंथों की तुलना में कालानुक्रमित और तर्कसंगत आधार पर पुरातत्व शिलालेख और सिक्के अधिक महत्वपूर्ण हैं। हालांकि पाणिनि और पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्यों में लगभग निर्धारित तिथियां दर्ज हैं। ये मिथकों और किंवदंतियों से अपेक्षाकृत मुक्त हैं, इसलिए ये सिक्कों, शिलालेखों और उत्खनन की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। अब तक इस आधार पर कई शिलालेख खारिज किए जा चुके हैं। इतिहास में इनकी अहमियत बहुत कम है। ऐतिहासिक मूल्य को राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में आवश्यक जानकारी के रूप में लिया जाता है। हालांकि शाही शिलालेख में अतिशयोक्ति और जानवरों पर अतिशयोक्ति होती है। अशोक के शिलालेखों में लाखों जैसे लिखे गए शब्द ऐसे ही लगते हैं। यह मनुष्यों और जानवरों पर लागू होता है और कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या उन्हें पाटलिपुत्र लाए जाने के कथन के आधार पर संदेह पैदा होता है। समुद्रगुप्त और राजा चंद्र के शिलालेख में भी अतिरंजना है। इन अतिशयोक्तियों के बावजूद पौराणिक परंपराओं की तुलना में शिलालेख निश्चित रूप से अधिक विश्वसनीय है। पुराणों का उपयोग हालांकि 7 वाहनों की उत्पत्ति के पीछे ढकेलने के लिए किया जाता है। शिलालेखों में इसे ईसा पूर्व 1ली शताब्दी का बताया गया है। शिलालेख किसी राजा के शासनकाल, उसकी विजय और उसके विस्तार का संकेत देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के विकास को भी उजागर करते हैं। इसलिए यह अध्ययन पुरातत्व का केवल राजनीति या धार्मिक इतिहास के लिए अभिलेखों का उपयोग नहीं करता है। पुरालेख में दर्ज भूमि अनुदान केवल वंश वृक्ष और उनकी जीत की सूचियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तर गुप्त काल में हुए नए राज्यों के उदय, सामाजिक और कृषि संरचना में परिवर्तन आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह सिक्कों को केवल भारतीय, यूनानी, शक, सातवाहन और कुषाण के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और शहरी जीवन के इतिहास के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सारांशतः ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, शिलालेखों, पुरातत्व आदि से प्राप्त सामग्रियों का सावधानीपूर्वक संग्रह आवश्यक है। हमने देखा है कि यह स्रोतों के सापेक्ष महत्व की समस्या को बढ़ाता है। इस प्रकार महाकाव्यों और पुराणों में पाए जाने वाले पौराणिक कथाओं से सिक्कों, शिलालेख और पुरातत्व को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाएं प्रमुख मानदंडों का समर्थन करती हैं, सामाजिक प्रथाओं को मान्य कर सकती हैं और जातियों एवं अन्य सामूहिक समूहों की सामाजिक समूहों की सुविधाओं असुविधाओं को उचित ठहरा सकती हैं, किंतु उनमें वर्णित घटनाओं को सही नहीं माना जा सकता। प्राचीन समय से अभी तक प्रचलित कथाओं में भी हम प्राचीन काल को समझ सकते हैं। ग्रामीण जीवन और आदिम जनजीवन के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि प्राचीन इतिहास के निर्माण में मूल्यवान धरोहर की तरह है। कोई व्यवस्थित ऐतिहासिक पुनर्निर्मित अन्य प्राचीन समाजों में हुए विकास की अनदेखी नहीं कर सकता। तुलनात्मक दृष्टिकोण प्राचीन भारत में दुर्लभ या अनोखे
पिछड़ेपन के अवलोकन को दूर कर सकता है और उन प्रवृत्तियों को खोजकर बाहर ला सकता है जो प्राचीन भारत में दूसरे देशों के अतीत के समाजों के साथ मेल खाती हैं। हम दुनिया के अन्य भागों में लोगों के साथ भारतीय संबंधों के बारे में जानने के लिए मानव आनुवंशिक अनुसंधान के परिणामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आनुवंशिकता और पीढ़ीगत विरासतीय गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन जातीय मिलन, जनसंख्या के फैलाव और संस्कृति के प्रसार को दर्शाता है। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 देखेंगे और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।